हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम तीन चार टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला रीज़न कि बहुत पहले मैंने ये अपने एनालिसिस में बताया था कि जो निफ्टी है वो 22,000 और 21,880 तक आने वाली है। ये बहुत पहले बताया था मैंने। और उसका वीडियो का जो लिंक है, मतलब कब मैंने वीडियो वो पोस्ट की थी, वो आपको मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। तो अभी अगर हम टॉप से बॉटम तक देखें तो ऑलमोस्ट 16% के आसपास निफ्टी गिर चुकी है। ठीक है। और अभी अगर हम सिर्फ निफ्टी की बात कर रहे हैं, आगे हम इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में भी बताया था। वहाँ पे ये भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी मिड कैप देखें, जो उसका पिछले 10 साल का पी है, वो किस तरह से काम कर रहा है। तो अभी के लिए अभी हम चार पांच चीज़ें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर मार्केट गिर क्यों रही है। एंड द रीज़न इज़ कि हमारा इसमें चार पांच चीज़ें हैं बेसिकली। चार पांच चीज़ें हैं। तो सबसे पहली ये है कि हमारा जो रुपीज़ है वो काफ़ी डेप्रिशिएट हुआ है और अभी और डेप्रिशिएट हो सकता है। ठीक है, अभी 87.4 के आसपास है। और दूसरी चीज़ है, जो यूएस ने टैरिफ प्लान लगाना स्टार्ट किया हुआ है, उसकी वजह से बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ बढ़ गई हैं। तीसरी चीज़ है, जो हमारी इकोनॉमिक स्लोडाउन है, जो जीडीपी ग्रोथ था वो थोड़ा सा स्लो हुआ है। चौथी चीज़ है, जो हमारा एलटीसीजी एसटीसीजी था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये भी कहीं ना कहीं हमें दुख पहुंचा रहा है। इसकी वजह से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे वो अपना बोरिया बिस्तरा समेट रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से। और ये सेलिंग 2024 सितंबर से, इवन उसके पहले से ही स्टार्ट हो चुकी थी। अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, मैं डिटेल्स दिखाऊंगा आपको। तो ये चार पांच चीज़ें हैं। पहली, इकोनॉमिक स्लोडाउन। दूसरा, रुपीज़ डेप्रिशिएट कर रहा है बहुत ज़्यादा। तीसरा, एफआईआई की सेलिंग। चौथा, जो जीडीपी ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो डाउन हुई है। और पांचवा, जो ग्लोबल ट्रेड वॉर है, जो टेंशन है, वो बढ़ रही है। तो अभी एफआईआई की सेलिंग पे थोड़ा देखते हैं कि एफआईआई सेलिंग कितना कर रहा है। जनवरी में देखिए, अगर इस साल की बात करें तो इस साल ऑलमोस्ट पिछले 2 साल में, पिछले 2 महीने में ऑलमोस्ट 1,50,000 के आसपास सेलिंग हो चुकी है पिछले 2 महीने में। अगर हम ईयरली पे क्लिक करें और ईयरली पे जाएँ तो 2025 में 1.5 लाख करोड़ के आसपास हो चुकी है, जबकि 2 महीने हुए हैं। 2024 में ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ की सेलिंग की थी एफआईआई ने। 2023 में 16,500 करोड़ की थी। 2022 में 2,80,000 करोड़ के आसपास और 92,000 करोड़ के आसपास 2021 में। तो पिछले 5 साल में देखा जाए तो ऑलमोस्ट, अगर मोटा मोटी हिसाब लगाया जाए तो 3-3 6 लाख, 7 लाख, 7-2 9 लाख, मतलब 8.5 लाख करोड़ के आसपास एफआईआई सेलिंग कर चुका है पिछले 5 साल में। मतलब अभी 2025 चल ही रहा है। 2024, मतलब 2020 में ही 65,000 करोड़, 64,380 करोड़ के आसपास बाइंग की थी। उसके बाद से लगातार सेलिंग 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 चल रहा है। एफआईआई सेलिंग कर रहा है, बट डीआईआई बाइंग कर रहा है। डीआईआई ने ही मार्केट को होल्ड कर रखा है। अगर हम पिछले 5 साल में देखें तो 2020 में एफआईआई ने जहाँ पे बाइंग की थी, डीआईआई ने सेलिंग की है 36,000 करोड़ की। उसके बाद से 2021 में 95,000 करोड़ के आसपास, 2022 में 2.76 लाख करोड़ के आसपास, 2023 में 1.85 लाख करोड़ के आसपास। लास्ट ईयर, जो मतलब अब तक का सबसे हाईएस्ट था, वो था 5,26,000 करोड़ की बाइंग की है। 2025 में देखा जाए तो 1.51 लाख करोड़ के आसपास बाइंग हो चुकी है। 2025 में अभी सिर्फ 2 महीने बीते हैं और पिछले 2 महीने में 1.5 लाख करोड़ की बाइंग हो चुकी है। बट ये एक्चुअली थोड़ा टेंशन भी दे सकता है, क्योंकि जो डीआईआई है अभी बाइंग कर रहा है। अगर जिस दिन ये सेलिंग करना स्टार्ट करेगा और सपोज एफआईआई बाइंग नहीं करता है, ठीक है, अगर एफआईआई बाइंग नहीं करता है और डीआईआई सेलिंग स्टार्ट कर देता है, तो फिर मार्केट का क्या होगा, ये सोचना, ये मतलब बहुत सोचने वाली बात है। फिर
जो इंडियन मार्केट है उसको कौन बचाएगा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के पास इतने पैसे नहीं है कि वो 1 लाख करोड़ की बाइंग कर सके। जो डीआईआई है, मेनली रिटेलर जो है म्यूचुअल फंड के थ्रू ही बाइंग करता है, जो डीआईआई के पास ही जाता है। तो डीआईआई अगर सेलिंग करना स्टार्ट कर देता है तो वो सिनेरियो बहुत ड्रास्टिक होने वाला है, अगर ऐसा कुछ फ्यूचर में हुआ तो अगर हम लास्ट 10 साल में देखें तो लास्ट 10 साल में जो हमारा रुपीज़ है वो कितना डेप्रिशिएट हुआ है। 2015 में 62.63 मान लेते हैं, 63 था। फिर उसके बाद से 2020 में 76 पे आया। 2020 के बाद से 2024 में 83 84 तक था। अभी जो सिनेरियो है वो 87 पे चला। अभी जो इंडियन रुपीज़ है वो 87.46 मतलब 87.5 ही कह सकते हैं इसको, तो 87.5 पे आ चुका है। ठीक है। और ऐसा मतलब फॉरकास्ट था, मैं उस एजेंसी का मतलब नाम भूल रहा हूँ, किसी का था कि मतलब आने वाले टाइम में जो है ये 90 से 95 तक जा सकता है, मतलब 92 95 आने वाले 2027 तक का फॉरकास्ट किया था उन्होंने कि इंडियन रुपीज़ जो है वो और ज़्यादा डीवैल्यूएट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा रीज़न जो कि मतलब इंडियन रुपीज़ और ज़्यादा वीक होते जा रही है, 92 95 तक पहुंच सकता है आने वाले 2027-28 तक। 87.5 तो अभी पहुंच चुका है। अभी जो इसका रिसेंट हाई था 88 के आसपास था। लग रहा है कि मतलब अप्रैल मई तक 88 भी पहुंच जाए, हो सकता है कि उससे पहले भी पहुंच जाए। तो ये थोड़ा सा जो इंडियन मार्केट के लिए मतलब सही नहीं है, क्योंकि एक तरफ क्या है कि एफआईआई सेलिंग कर रहा है। वो सेलिंग भी इसीलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे उसको अट्रैक्टिव रिटर्न्स नहीं दिख रहे हैं। अगर वो 15% 16% या 20% रिटर्न जनरेट करता है तो पहला तो उसे यहाँ पे पेन मिलेगा। इंडियन रुपीज़ वीक होते जा रहा है, डेप्रिशिएट कर रहा है, प्लस यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस हैं, तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों करेगा। यही रीज़न है कि जो एफआईआईज हैं वो चाइना और यूएस बॉन्ड मार्केट में जा रहे हैं। मैं बॉन्ड मार्केट भी दिखाऊंगा आपको कि इंडियन जो बॉन्ड मार्केट है उसका यील्ड कितना चल रहा है, यूएस मार्केट 10 ईयर 5 ईयर्स का यील्ड कितना है। तो अगर हम बॉन्ड मार्केट पे भी थोड़ा सा देखें तो जो इंडियन बॉन्ड मार्केट है 5 ईयर्स का 6.75 74% का यील्ड है। उसके बाद से 10 ईयर में 6.77% का यील्ड है। अगर यूएस में देखें तो 4.2% के आसपास यील्ड है, 1% का डाउन है यहाँ पे। चाइना का देखें तो 1.7%, जापान का, यूके का 4.49%, साउथ अफ्रीका जो कि इमर्जिंग मार्केट है 10.81%, ब्राज़ील भी इमर्जिंग मार्केट है 15%, रसिया भी इमर्जिंग मार्केट है, तो इंडोनेशिया तो है ही 7% के आसपास। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बॉन्ड मार्केट में भी सी अभी प्रीवियसली क्या हुआ था कि यूएस मार्केट में जो बॉन्ड का यील्ड है वो एप्रिशिएट हुआ था, वो 4.5 तक चला गया था। अभी 52 वीक हाई देखें तो 5% के आसपास है। सी द इंडियन टुडे की एक रिपोर्ट है, ये ऑथर हैं, ठीक है, उनका भी सेम स्टेटमेंट है कि आईटी स्टॉक फॉल कर रहे हैं, यूएस में इन्फ्लेशन कंसर्न है, ग्लोबल मार्केट का जो ट्रेंड है हैव बीन वेविंग ऑन इंडियन स्टॉक, द डाउ जोन्स रिसेंटली हैड वन ऑफ इट्स वर्स्ट डेज इन पास्ट फ्यू मंथ्स। तो चांस मतलब हर तरफ जो है ना अफरा तफरी मच रही है, मतलब एक फियर जोन में है मार्केट, इंडियन मार्केट नहीं ग्लोबल मार्केट भी। हमारा मार्केट अगर हम देखें तो हमारे मार्केट में फॉल है 16% के आसपास, बट अगर हैंगसेंग देखें तो ये यहाँ पे उसने 29% के आसपास रिटर्न दिया है, पॉजिटिव रिटर्न। हैंगसेंग ने जो है पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं 29% के आसपास। अगर हम 2025 की बात करें तो 2024 अगस्त से देखें, मतलब जहाँ से हमारा मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ से देखें तो ऑलमोस्ट 40 to 45% के आसपास रिटर्न दिया है। अगर हम चाइना का इंडेक्स जो है चाइना A50 उसका देखें तो जहाँ से हमारा मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था उसके बाद से यहाँ पे एक रियल एस्टेट में इन्होंने कुछ फंड्स 1.5 बिलियन या ऐसे ही कुछ नंबर्स, आई एम फॉरगेटिंग दीज नंबर्स, तो ये इशू किया था। तो उसके बाद से इन्होंने इनका जो
मतलब बुल रन स्टार्ट हो गया था। और वहाँ से अगर देखें ऑल टाइम हाई, मतलब लो से हाई तक अक्टूबर में भी हाई गया था, तो 45-46% के आसपास है। अगर आज के सिनेरियो में भी देखें तो 20-21% का रिटर्न दिया है अक्टूबर से अब तक का। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इंडियन मार्केट के फेवर में नहीं जा रही हैं, क्योंकि अगर इंडियन मार्केट परफॉर्म नहीं करता है ड्यू टू एनी रीजंस, जीडीपी ग्रोथ से स्लो हो गई है, रुपीस डेप्रिशिएट कर रहा है, और जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसकी वजह से, कुछ भी हो, इंडियन मार्केट के लिए ये सही नहीं है। इससे क्या होगा कि इन फ्यूचर भी ये सारी प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी अगर कोई सॉल्यूशन, क्विक डिसीजन नहीं लिया गया तो। क्योंकि हमारा रुपीस डेप्रिशिएट कर रहा है और वो 90s तक पहुंच जाएगा, मतलब हो सकता है कि मार्च के एंड या अप्रैल तक 90s तक पहुंच जाए। दूसरी चीज़ कि जब तक ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो पंगा है वो ख़त्म नहीं होगा, या तो गवर्नमेंट इसको रिड्यूस करे या फिर थोड़ा सा एक, क्या कहते हैं, डिस्काउंट दे, कहीं पे भी कुछ तो एक पॉजिटिव दे, तभी मार्केट में एक बाइंग आ सकती है। क्योंकि मेन क्या है ना कि मेन जो कंपनीज थी इंडियन मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट में इंडियन कंपनीज हैं जो भी जितनी भी हैं, ऑलमोस्ट जो Q3 का रिजल्ट था 2024 का दिसंबर वाला, वो उतना अच्छा नहीं गया है। इस ये भी एक थोड़ा कह सकते हैं कि ये भी था कि इसकी वजह से भी मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी आई, ये भी एक मतलब पार्ट था। तो अभी हम क्या कर सकते हैं इस मार्केट में? तो अभी के लिए क्या है कि अभी हम, हमारा जो न्यू एक लेवल रहेगा वो ये रहेगा, ये लेवल मतलब एक तो 21,880 का, और फिर 21,200 का। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारे दो लेवल्स हैं, ठीक है। तो अभी 21,880 और 21,200, ये दो लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। बट चांसेस हैं कि एक बार के लिए पुल बैक आएगा यहाँ से, और वो पुल बैक कितना बड़ा हो सकता है ये देखने वाली बात होगी कि एटलीस्ट 22,680, 22,800 तक तो आना चाहिए। क्योंकि इस ज़ोन के अगर आप पैटर्न्स देखेंगे तो मार्केट जब भी ऊपर की तरफ गया है तो उसके आसपास एक करेक्शन हुआ है, मतलब एक पुल बैक मिला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे पहले काफ़ी छोटे छोटे कैंडल्स बने, फिर यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स बने, फिर इसके बाद से जो फॉल आया है इसी के आसपास गया है, फिर यहाँ पे एक छोटे छोटे कैंडल्स बने, तो जो नेक्स्ट फॉल था इसके ऊपर थोड़ा सा रिवर्सल था, उसके बाद फिर फॉल आया, फिर यहाँ पे छोटे कैंडल्स बने हैं और इसी के आसपास एक सपोर्ट बना है। तो चांसेस है कि एक बार फिर से अगर रिवर्सल आता है तो इस जोन के आसपास एक रिवर्सल आएगा। तो अगर रिवर्सल आता है तो 22,800 तक आएगा, और फिर अगर डीप करेक्शन होना होगा तो 22,800, 22,700 या 22,650 तक जाके फिर मार्केट में एक फॉल आएगा। और वो अगर फॉल आया तब वो डीप करेक्शन और हो सकता है कि निफ्टी में और मतलब 4-5%, 6% तक का करेक्शन हो जाए, 21,000, या फिर हो सकता है कि 21,000 भी टूट जाए, नो वन नोज़। तो हम बस यही कह सकते हैं अभी के लिए कि मतलब अभी के लिए ये लेके चलिए 21,880 और फिर 21,200। अगर 21,880 ब्रेक होता है किसी दिन, तब फिर आपका जो नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा वो आएगा 21,200 का। अगर एच डी एफ सी बैंक को देखें तो एच डी एफ सी बैंक थोड़ा सा स्ट्रेंथ शो कर रहा है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स थे वो काफ़ी अच्छे आए थे, तो ये रीज़न था। अभी अगर हम देखें तो एच डी एफ सी जो बैंक है वो ऑलमोस्ट 1732 के आसपास चल रहा है, और इसका जो रेजिस्टेंस होने वाला है 1800-1850 तक का होने वाला है। क्योंकि बार बार मैंने पहले भी बताया था कि ये 1800-1850 जाने के बाद से अभी अगर हम देखें रिसेंट में तो एक डबल पैटर्न जैसे बन रहा है। यहाँ पे बॉटम बन चुका है इसका 1620 के आसपास, और इसी के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है। तो अगर ये लेवल पे अभी जब ये दोबारा जाएगा तो ये इसके लिए बहुत
ईजी हो जाएगा ब्रेक करना 1850 1860 के लिए। तो ये 1950 या 2000 तक जा सकता है HDFC बैंक। तो इसको मार्क करके रख सकते हैं। ये जैसे ही 1750 का लेवल ब्रेक करता है, इसके ऊपर एक डेली कैंडल क्लोज होता है, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के कैरी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी कैरी कर सकते हैं, यहाँ पे बाई करके आपका यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि लास्ट फ्राइडे को HDFC ने काफ़ी अच्छा मूव दिखाया था इस रीज़न से। तो पैटर्न देखिए, और फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड